हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना जरूर चाहिए। और इससे पहले यदि आप वीडियो नहीं देखें, जैसे कि वाटहीन धारा क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उससे पहले बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे गॉस से के प्रमेय से संबंधित, या फिर गोलीय वृत्ताकार पृष्ठ के कारण गॉस का प्रमेय जो है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा आदि जैसे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उससे भी इस वीडियो के देखने के बाद में जरूर देखिए। तो आइए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि निरक्षीय स्थिति के कारण, यानी कि विद्युत क्षेत्र के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति होता क्या है, निरक्षीय रेखा होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक अक्ष रेखा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसके लंबवत अगर हम लोग कोई रेखा खींचते हैं 90 डिग्री पर, अगर कोई रेखा ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये हमारा निरक्षीय रेखा कहलाती है। जैसे इधर में हम लोग देखेंगे तो ये खींचा हुआ है, निरक्षीय रेखा है। इस निरक्षीय रेखा में चाहे यहाँ ज्ञात करें, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, ये चाहे जितनी दूरी पर ज्ञात करें, किसी भी एक बिंदु पर हम लोग ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि द्विध्रुव के अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के जो अक्ष होता है, अक्ष रेखा होता है, उसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष रेखा कहलाती है, या निरक्ष रेखा कहते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव है, माना ए बी एक द्विध्रुव है, माना ए बी एक द्विध्रुव। यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो ये जो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए बी एक क्या है, द्विध्रुव है, जिसके निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि जिसके निरक्ष पर ये बिंदु P है, इस P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे नीचे देखते हैं और थोड़ा सा चित्र को समझ लेते हैं कि चित्र के बारे में क्या बताया गया है। तो इस चित्र में अगर देखें तो ए और बी क्या है, एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से लेकर के माइनस क्यू की दूरी यल है और ओ से लेकर के प्लस की दूरी जो है वो भी यल है। मतलब हम लोग बोले माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी तो 2l है। क्या है, 2l है। इस ओ बिंदु से जो पी की दूरी है वो आर है। क्या है, आर है। और यदि हम माइनस क्यू से पी की दूरी बोले तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर हम लोग को ये लंब कोई मिल रहा है और आधार मिल रहा है तो कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में इसके आधार का स्क्वायर, अंडर रूट में इसके आधार का स्क्वायर और इसके लंब का स्क्वायर। ये आधार है और ये लंब है, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है अंडर रूट में, वही हमारा कर्ण कहलाता है। ऐसे इधर भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो ये हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर कितना विद्युत आवेश है और इस प्लस क्यू के कारण हमारा यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है, विद्युत आवेश ने विद्युत क्षेत्र। ठीक है, माइनस के कारण और प्लस के कारण एक एक करके देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु आवेश के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है, दूरी होता है। तो आर के जगह पर हमको ये क्या मिल रहा है, दूरी। यहाँ पर दूरी मिल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर के जगह पर ये वाली दूरी हम लोग लिखेंगे, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे अब हम क्या देखेंगे कि इस प्लस क्यू के कारण पी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र,
तो यहाँ पर क्या है ई टू बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो आर के जगह पर यहाँ भी कितना है, आर के जगह पर यहाँ कितना है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ आर के जगह पर हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में उसका होल स्क्वायर। यहाँ भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, ई2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और दूसरी बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें। फिर इसके आगे हम लोग और पढ़ते हैं। और दूसरी बात, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो अपने मित्र के पास ज़रूर भेजिएगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको नोट्स चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या क्लास 10th के किसी बच्चे का चाहिए जीव विज्ञान, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे नोट्स दे दीजिए, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, मेरा नंबर है 6393976229। ठीक है, आओ हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, यानी कि जो बिंदु P है उस पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, इस पर माइनस क्यू के कारण भी और प्लस क्यू के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यदि आप परिणामी विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि ये जो प्लस होता है, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ जाता है और माइनस क्यू में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की तरफ आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और दूसरा विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अगर हम लोग इसको बराबर भागों में बांट देते हैं, इसे कहते हैं घटक करना। क्या कहते हैं, घटक करना। तो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये अभिलंब हमको मिलेगा ऐसे। यदि हम लोग इस विद्युत क्षेत्र से अभिलंब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कॉस होता है, क्या होता है, कॉस। तो E1 कॉस थीटा हो जाएगा। यदि इस अभिलंब से दूर इधर की तरफ जाते हैं तो E1 साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इधर अभिलंब की तरफ आएंगे तो E2 कॉस थीटा, अगर अभिलंब से दूर जाएंगे तो E1 E2 साइन थीटा। यहाँ पर E1 साइन थीटा, यहाँ E2 साइन थीटा, दोनों अपोजिट है। देखो बिल्कुल दोनों अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। और E1 जो होगा वो क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 क्या होगा, E2 कॉस थीटा। ये क्यों होगा, इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले ये हम लोग घटक को समझ लेते हैं कि ये घटक क्या होता है। तो बिंदु P पर घटक करने पर E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा समान तथा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण जो साइन है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा E1 कॉस थीटा होगा प्लस में E2 कॉस थीटा होगा। अगर दोनों तो देखें तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग अगर ये सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि दो E1 कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर E1 कॉस थीटा तो 2 E1 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर और देखें तो E बराबर 2 और E का मान रख देंगे। E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। अब इसमें अगर हम लोग चित्र में देखें तो यहाँ पर आधार कितना है, L है, और कड़ कितना है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो आधार कितना है, L है, और जो कड़ है वो कितना है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। इस कॉस थीटा के जगह पर यल बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर जहाँ पर कॉस थीटा था वहाँ पर हमने क्या लिखा, यल बटे में, ये डी मतलब मत समझ लेना, ये यल है, यल बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो एक चीज़ हमको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिखा हुआ है इसके पावर कितना है, बाहर ब्रैकेट के ऊपर 1 है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1 और 1/2 1.5 हो जाएगा। 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं।
इसलिए हमने एक साथ ही लिख दिया है कि 2 1/4πε0 Q और L और यहाँ पर 1 और आधा, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ हमने लिख दिया 3/2। अब हम इसको अगर अंदर की तरफ कर दें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2QL होता है। और हमको मालूम है कि विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2QL। तो यहाँ पर हम लोग P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि P बराबर 2QL होता है तथा R जो है बड़ा है L की तुलना में, R जो है बहुत बड़ा है L की तुलना में, इसलिए हम लोग L स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे कि ये 0 है, लगभग क्या है, 0 है। तो बचेगा हमारे क्या, L स्क्वायर खत्म हो गया और इसके जगह पर P रख देंगे तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0। यहाँ देख लेते हैं, E बराबर 1/4πε0 और P बटे में R स्क्वायर और 3/2। अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दे तो यहाँ पर हमारा बचेगा E बराबर 1/4πε0 PR3। तो यही हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटहीन धारा, जो हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप इसे सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने मित्र के पास जरूर भेजिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं वाटहीन धारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री बोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा, आया भी हुआ था, तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। शुद्ध धारिता अथवा शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा में, शुद्ध धारिता या शुद्ध प्रेरकत्व वाले धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तो प्रवाहित होता है, धारा तो बहता है, लेकिन औसत शक्ति क्षय, मतलब जो औसत शक्ति का नुकसान होता है शून्य रहता है, क्या रहता है, 0 रहता है। अतः इस परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग कहते हैं वाटहीन धारा, मतलब जिसमें धारा का कोई हानि ना हो, जिसमें धारा का कोई शक्ति क्षय ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाटहीन धारा कहेंगे। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक, यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक cos थीटा का मान 0 हो, यानी कि जब तक शक्ति गुणांक cos थीटा का मान 0 नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि cos फाई बराबर 0, cos फाई बराबर 0 या cos थीटा बराबर 0, या कॉस जो थीटा का मान होता है या फाई का मान होता हो 90 डिग्री बोलो या π/2 बोलो। और एक औसत शक्ति का फॉर्मूला जो होता है ये होता है रो बार बराबर BRMS गुणे में IRMS गुणे में कॉस फाई, और जहाँ पर रो होता है, रो बार होता है वो 0 होता है, रो बार जो होता है वो 0 होता है। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और नोट्स के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6393976229 पर मैसेज जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।